11th का पहला चैप्टर, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये लेडी थोड़ी सी बूढ़ी है क्योंकि इसमें हमारे राइटर खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बात करेंगे कि कैसे उनका लाइफस्टाइल था, जब वो साथ रहते थे तब वो कैसे थी, जब वो उनसे अलग हो गए तब वो कैसी थी, और फाइनली कैसे उनकी ग्रैंडमदर की डेथ हुई। यानी कि सब कुछ उनकी ग्रैंडमदर के बारे में छोटा सा चैप्टर है। एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट लाइंस को हम देखेंगे यहाँ पर, और एनिमेशन के साथ बिल्कुल मूवी की तरह इस वीडियो को देखना है। और देखने के बाद चले जाना डिस्क्रिप्शन में, जहां पर मिलेगा हमारा पढ़ ले पीडीएफ, जिसमें क्या है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. अब यहाँ पर हमारे राइटर यार अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बता रहे हैं, तो उन्होंने क्या बताया कि उनकी ग्रैंडमदर, उनकी दादी बिल्कुल औरों की दादी की तरह बूढ़ी थी, एक बूढ़ी महिला थी, और वो ओल्ड एंड रिंकल्ड थी। रिंकल यानी कि स्क्रीन पे जो क्रैक्स लग जाते हैं कब बूढ़े होने पर, तो वो पिछले 20 साल से उन्हें जानते थे, ऐसा ही इसी रूप में उन्हें जानते थे। कैसा? ओल्ड एंड रिंकल्ड। अब लोग उनके बारे में कई चीजें बताते थे कि वो एक समय पर यंग थी, प्रिटी थी, बहुत खूबसूरत थी, उनका एक हस्बैंड भी था। बट यहाँ राइटर लिखते हैं, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। अब ये इनके लिए बिलीव करना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि यार ये उनकी ग्रैंड मदर थी, ये उनको पिछले 20 साल से ऐसा ही जानते थे कि वो बूढ़ी हैं, रिंकल्ड हैं, ऐसे ही वो बस देखे थे। और उनके ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट, यानी कि उनके ग्रैंडफादर की फोटो, पेंटिंग, वो लगी हुई थी कहां पर? मेंटल पीस के ऊपर, उनके ड्राइंग रूम में। मेंटल पीस जो जहां पर आग जलती है ना अमीर घरों में, उसके ऊपर की जो जगह होती है, उसके ऊपर उनकी लगी थी फोटो ग्रैंडफादर की। अब वो कैसे थे फोटो में? एक बिग टर्बन यानी कि एक बड़ी सी पगड़ी पहने थे, लूज फिटिंग के कपड़े थे यानी कि ढीले ढाले कपड़े, और उनकी व्हाइट कलर की लंबी सी बियर्ड थी यानी कि दाढ़ी थी, और वो एटलीस्ट 100 साल के बुढ़े लग रहे थे। और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहे थे कि इनके पास बच्चे होंगे या इनके वाइफ होगी। उन्हें ऐसा देखकर बस यही फीलिंग आ रही थी कि इनके ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। क्या मतलब इस लाइन का? इस लाइन का यही मतलब है कि हमारा जो राइटर है वो जब देख रहा है तो उनको बस ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर तक का ही इमेजिनेशन कर पा रहा है, वो उनके यंग टाइम का चीज इमेजिन नहीं कर पा रहा है। आगे लिखा है, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। थॉट यानी कि ख्याल, और रिवॉल्टिंग मतलब कि युद्ध। तो जो थॉट था वो बिल्कुल भी यकीन करने के लायक नहीं था। क्यों? मैंने बताया, वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था कि कभी उनकी ग्रैंडमदर यंग भी होंगी और प्रिटी भी होंगी, क्योंकि हमेशा उसने उन्हें बुढ़े ही देखा है। आगे उनके बारे में लिखा गया है कि वो छोटी थी, शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, यानी कि छोटी थी, मोटी सी थी और स्लाइटली बेंट थी, यानी कि आगे की तरफ झुकी हुई थी, जैसा कि अक्सर बुढ़े लोग होते हैं। और उनके चेहरे पे, उनकी स्किन पे काफी रिंकल्स थे, जो बूढ़े लोग की स्किन पे होता है। और आगे एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। कि वो प्रिटी नहीं थी, यानी कि सुंदर, फिजिकली सुंदर नहीं थी लुक्स वाइज, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, पर वो हमेशा ब्यूटीफुल थी। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? कैसे सुंदर था? मन से सुंदर थी। अब कैसे मन से सुंदर थी, आगे वो भी लिखा है। क्या लिखा है? शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन ए स्पॉटलेस व्हाइट एंड वन हैंड resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। मतलब कि हॉबल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा उखड़ उखड़ के चलना, जैसा बूढ़े लोग चलते हैं। तो वो थोड़ा अजीब तरीके से चलती थी, व्हाइट कलर की साड़ी पहनती थी, जैसा हमेशा इंडियन औरतें पहनती हैं जब उनके पति मर जाते हैं, और एक हाथ से वो अपने वेस्ट पे रखती थी, रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। वेस्ट यानी कि कमर पर एक हाथ रखती थी अपना स्टूप बैलेंस करने के लिए, यानी कि अपने आप को, अपनी कमर जो पीठ है से झुकी हुई थी उसको बैलेंस करने के लिए, और अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोसरी, और दूसरा जो हाथ था उससे वो बीड्स ऑफ हर रोजरी यानी कि माला की मोतियां, यानी कि जो मोती की माला होती है उसकी मोतियों को ऐसे ऐसे एक हाथ से चुनती रहती थी, एक हाथ से टच करती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटेडली। अब सिल्वर लॉक्स यहाँ पर कोई चांदी के ताले नहीं है, सिल्वर लॉक्स है, उनके बालों की बात हो रही है कि उनके बाल स्कैटर्ड होते थे इधर उधर, अनटेडली, गंदी तरीके से इधर उधर बिखरे हुए होते थे। हर पेल पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। उनका जो फेस था वो बहुत ही ज्यादा पेल पकड़ था, यानी कि बुढ़ापे में जैसा चेहरा हो जाता है बिल्कुल वैसा चेहरा था, और उनके लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते थे, लगातार मूव करते रहते थे। इसमें एक प्रेयर में बताया ना यार, एक हाथ से कमर को सपोर्ट दी रहती थी, एक हाथ से हाथ में माला रहती थी, और मुंह लिप्स हमेशा चलते रहते थे एक प्रेयर में। आगे लिखा है, यस शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी।
अब सेरेनिटी का मतलब होता है यार कामनेस, शांति। तो इस लाइन को दिखाने का मतलब ये है इस लाइन से कि जैसे कई लोग की अलग अलग वाइब होती है, कई लोग बहुत शोर शराबे वाले होते हैं, तुम्हारे दोस्त टोपी पहन के आ जाएंगे, दारू पियेंगे, सुट्टा मारेंगे, लेकिन इनका क्या था, ये बिल्कुल कामनेस की वाइब देती थी, बिल्कुल शांत थी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। आगे लिखा है कि इनके पेरेंट्स यानी कि राइटर के पेरेंट्स इनकी ग्रैंड मदर क्या इनको छोड़ देते हैं, कब, जब इनके पेरेंट जाते हैं सिटी, मतलब मम्मी पापा चल दिए सिटी, और ग्रैंड मदर के पास, दादी के पास रहते हैं हमारे राइटर कुशवंत सिंह। तो अब मम्मी पापा नहीं है, बाय बाय कह दिया उन्होंने, अब ये और इनकी दादी रह रही। कैसे रहते हैं अब ये ध्यान से देखना। देखो, सुबह सुबह इनकी दादी इनको उठा देती हैं मॉर्निंग प्रेयर करते हुए। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो उठती हैं सुबह सुबह और मॉर्निंग प्रेयर करने लगती हैं बिल्कुल मोनोटोनस तरीके से अपने ही टोन में, और नहाती हैं, ड्रेसअप होती हैं, किस होप में, इस होप में कि ये सब चीज हमारे राइटर सुनेंगे और ध्यान से दिल लगाकर सुनेंगे। जैसे कि अगर हमारी दादी है, कुछ वो भजन वगैरह गा रही हैं, तो वो किस लिए गा रही थी इसकी दादी, कि वो ध्यान से राइटर सुने और इन चीजों को समझे। Then she would fetch my golden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. अब उसके बाद स्कूल जाने के लिए प्रिपरेशन हो रही, काफी पुराने जमाने की स्टोरी है, तो उनको क्या मिलता है स्कूल जाने के लिए, एक वुडन स्लेट मिलती है, जो स्लेट होती थी पहले जमाने में, और वो यहाँ पे लिखा है प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, जो कॉर्नर होता है वो येलो से प्लास्टर्ड रहता है, और एक टिनी अर्थन इंक पॉट। अर्थन इंक पॉट का मतलब मट्टी का बर्तन, तो मट्टी का एक बर्तन मिलता है जिसमें क्या रहती है, इंक। इंक मतलब सब जानते हो, इंक रहती है उसमें, और एक रेड पेन, लाल कलर की पेन मिलती है। अब ये सब एक बंडल में बांधकर उनके हाथ में पकड़ा दिया जाता है। उस जमाने में कोई स्कूल बैग नहीं थे, ठीक है, तो एक हाथ में बंडल बांध के पकड़ा जाता है। और आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टील चपाती विथ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। ब्रेकफास्ट में क्या कर रहे हैं ये लोग, ब्रेकफास्ट में यार थिक मोटी सी स्टेल चपाती, यानी कि मोटी सी बासी रोटी, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर और थोड़ी सी चीनी डाल के खा लेते हैं, और कुछ रोटियां कुत्तों के लिए भी इनकी दादी रख लेती हैं। और आगे अब इन्हें स्कूल छोड़ने के लिए जाती हैं, स्कूल छोड़ने के लिए साथ जाती हैं और वहीं साथ बैठती हैं। क्यों साथ बैठती हैं, क्योंकि इनको मॉर्निंग की प्रेयर और शुरू के अल्फाबेट्स कौन सिखाता था, दी प्रीस्ट। प्रीस्ट यानी कि पंडित, मतलब मंदिर का पुजारी। अब सारे बच्चे इनके बैठे होते थे रोज में आइदर साइड ऑफ वेरांडा, वेरांडा यानी कि एक कॉरिडोर, एक कॉरिडोर समझ लो, उसके दोनों साइड पे बच्चे बैठे होते थे, और जैसा प्रीस्ट सिखा रहा होता था वैसे ही गा रहे होते थे। और इनकी ग्रैंड मदर अंदर जाके बैठी होती थी जहां पर वो स्क्रिप्चर्स पढ़ रही होती थी। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है रिलीजियस किताबें। अब जब दोनों की चीजें खत्म जाती थी, जब उनके टीचर पढ़ा लेते थे यानी कि पुजारी, और इन्होंने स्क्रिप्चर्स पढ़ लिया था, तो दोनों वापस साथ आते थे, और साथ आते वक्त गली के कुत्तों को, विलेज के कुत्तों को वो रोटियां खिलाती थी। देन उसके बाद लिखा है टर्निंग पॉइंट आता है इनकी जिंदगी में। किनकी, दादी माँ और बेटा जी के जिंदगी में। क्या टर्निंग पॉइंट, कि इनके मम्मी पापा अब कंफर्टेबली सेटल हो गए सिटी में, तो वापस बुला लेते हैं इन्हें कहते हैं कि तुम दोनों भी अब सिटी आ जाओ। तो अब गांव में रहने वाले दादी और पोता चले जाते हैं शहर। तो ऑफ कोर्स अब लाइफ यहाँ पर अलग होगी, यहाँ पर कैसे कैसे लाइफ अलग रहती है, कैसे दोनों का बिहेवियर चेंज होता है, यही देखना है। यहाँ पर लिखा है कि अब साथ में वो लोग स्कूल नहीं जा रहे थे, बल्कि अलग अकेला जा रहा था एक इंग्लिश स्कूल में हमारा राइटर, इन अ मोटर बस, एक बस में जा रहे थे। यहां पर अब कोई कुत्ते नहीं थे स्ट्रीट में, और उनके पास कोई सहारा नहीं था ऐसा कुत्तों को फीड करने वाला। तो वो क्या करती हैं, वो एक नई चीज अपनाती हैं, वो फीड करना चालू कर देती हैं स्पैरोस को इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, यानी कि अपने घर के बरामदे में वहां पर चिड़ियों को खाना देने लग जाती हैं। और हमारे राइटर जब अपने इंग्लिश स्कूल से वापस आते हैं तो उन्हें बताते हैं कि क्या सिखाया गया। तो वो क्या बताते हैं, कुछ इंग्लिश वर्ड सिखाए गए, कुछ टीचिंग की गई वेस्टर्न साइंस की। कैसे साइंस, वेस्टर्न साइंस। क्या होता था वेस्टर्न साइंस, जो हम भी पढ़े हैं यार, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बाकी की चीजें। तो ये सब चीज जब वो सुनती थी उनकी ग्रैंड मदर, तो वो काफी दुखी होती थी कि इन्हें बस वेस्टर्न साइंस सिखाई जा रही है, इंग्लिश सिखाई जा रही है, इन्हें कुछ भी धार्मिक गॉड के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। और एक दिन वो आकर बताता है कि हमारे स्कूल में अब म्यूजिक लेसन्स भी दिए जाते हैं, यानी कि संगीत सिखाया जाता है। तो इससे दादी जी बड़ी दुखी हो जाती हैं, क्योंकि दादी जी का मानना ऐसा है कि देखो, टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, ल्यूड का मतलब होता है इंडिसेंट, इट वाज द मोनोपोली ऑफ हैरियट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। यानी कि गाना गाना बजाना ये सब उस जमाने में यार सच में भिखारी लोग करते थे, गरीब तबके के लोग करते थे, जो अच्छे लोग होते थे वो लोग ऐसा काम नहीं करते थे। तो उनकी दादी को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। अरे पगली झुको, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा।
फिर एक अलग चेंज होता है। अब वो चले जाते हैं स्कूल से कहाँ, यूनिवर्सिटी में। व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी आई वाज गिवन अ रूम ऑफ माय ओन। अब उनको एक अलग सेपरेट रूम दिया गया है। जो कॉमन लिंक थी फ्रेंडशिप की दोनों की, वो बंद हो चुकी है, स्नैप्ड, यानी कि खत्म हो चुकी है। अब माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। इसका मतलब समझो, उनकी जो दादी थी उन्होंने सेक्लूजन, सेक्लूजन का मतलब तन्हाई, यानी कि लॉनलीनेस, अकेलापन को एक्सेप्ट कर लिया था रेजिग्नेशन से। यानी कि वो खुद हट गई थी, रेजिग्नेशन मतलब डिपार्चर, हट गई थी खुद, क्योंकि एक अलग रूम हो गया था। तो इस वजह से उन्होंने तन्हाई को एक्सेप्ट कर लिया था। अब वो क्या करती पूरे दिन, अब वो पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ अपना स्पिनिंग व्हील चलाती, यानी कि जो वो सिलाई करने वाला व्हील होता है, वो सुबह से लेकर शाम तक वो अपने व्हील पर बैठी रहती और प्रेयर्स करती रहती, रिसाइटिंग प्रेयर्स, यानी कि जो माला थी उससे छोटी थोड़ी सी प्रेयर करती रहती, जो सुनाई भी नहीं देती थी लोगों को। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. अब वही एक टाइम था, हाफ एन आवर का, शाम के टाइम, जब वो स्पैरोज को दाना देती थी, तभी उनके रिलैक्स करने का टाइम होता था। वरना पूरे टाइम या तो प्रेयर करती थी या तो वो स्पिनिंग व्हील चलाती थी। आगे लिखा है, While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. इसका मतलब क्या है? अब जब वो शाम को ब्रेड के टुकड़े तोड़ तोड़ के वेरांडा, यानी कि थोड़ी सी स्पेस, वेरांडा जो होता है, वहां पर बैल्कनी में सबको फेंकती थी, तो वहां पर कई सारी चिड़िया आकर जमा हो जाती थी, स्पैरोज, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल स्पैरोज, और क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स। चिरपिंग्स यानी कि बर्ड्स का जो साउंड होता है, और वेरिटेबल बेडलैम मतलब कि शोर, शोर मचाती थी अपने बर्ड्स वाले साउंड से। शोर मचते मचते एक नया शोर आ जाता है इन लोग की जिंदगी में, दादी और पोते की जिंदगी में। क्या आता है, अब हमारे राइटर को जाना है बाहर, अब्रॉड, अब्रॉड यानी कि फॉरेन जाना है आगे की स्टडीज के लिए। तो वो श्योर थे कि अब मेरी ग्रैंडमदर काफी अपसेट हो जाएंगी और अब मुझे 5 साल अकेला रहना है और उनके साथ कोई भी नहीं रहेगा। तो अब होता क्या है, उनकी ग्रैंडमदर अपसेट तो रहती हैं, बट वो सामने से बिल्कुल नहीं दिखाती हैं। वो रेलवे स्टेशन पर जाती हैं, उनसे बात तक नहीं करती हैं, ना ही कोई इमोशन दिखाती हैं कि हाँ मैं बहुत दुखी हूं। बस हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, बस वो प्रेयर कर रही होती हैं और उनका दिमाग भी उसी प्रेयर में खोया होता है। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द हेड्स ऑफ हर रोजरी, यानी कि उनकी फिंगर्स इसमें बिजी थी, टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, जो माला थी उसकी मोतियों को चुनने में उनकी फिंगर भी बिजी थी। बस उन्होंने साइलेंटली एक किस किया राइटर के फोरहेड पे, राइटर के माथे पर किस किया। तुम लोग का दिमाग हमेशा गलत, माथे पे किस किया। और when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. इसका मतलब राइटर लिखते हैं कि जब वो छोड़ते हैं, व्हेन आई लेफ्ट, जब वो छोड़ते हैं, यहां से जाते हैं फॉरेन, तो वो चेरिश करते हैं, खुशी से एक्सेप्ट करते हैं मॉइस्ट इम्प्रिंट, इम्प्रिंट यानी कि इंप्रेशन, छाप, जो वो किसकी छाप थी, क्योंकि वो परहैप्स यानी कि शायद, परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, शायद वो लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट था। अब वो दूर रहेंगे, फॉरेन में रहेंगे, तो ना वो हक कर पाएंगे, ना वो सुबह उनका पैर छू पाएंगे, कुछ भी ऐसा कॉन्टैक्ट दोबारा शायद ना हो पाए। अब ऐसा क्या सच में होता है? After 5 years, I came back home and was met by her at the station. 5 साल के बाद वो आते हैं स्टेशन पर, वो उनसे दोबारा मिलती हैं और वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही लगती हैं। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। While she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. यानी कि वो उसे पकड़ लेती हैं, हाथों में जकड़ लेती हैं, क्लास मतलब होल्ड, और वो तब भी प्रेयर कर रही होती हैं। मतलब प्राण जाए मगर प्रेयर्स ना जाए। आगे लिखा है, इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मूवमेंट्स वर विद द स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes. frivolous rebukes का मतलब समझो, frivolous मतलब कि कैजुअल, rebukes मतलब कि स्कोल्डिंग्स। अब थोड़ी बहुत कैजुअल स्कोल्डिंग्स, स्कोल्डिंग्स का मतलब डांटना, तो थोड़ा बहुत डांट फटकार के वो स्पैरोज को खाना खिलाती थी, और वही मूवमेंट उनके पूरे दिन का फेवरेट मूवमेंट था, हैप्पीएस्ट मूवमेंट था। अब इवनिंग में क्या होता है, एक चेंज होता है कि वो अब प्रेयर नहीं कर रही थी। ये काफी ज्यादा दहला देने वाला इंसिडेंट है, क्योंकि जो महिला पूरी जिंदगी प्रेयर कर रही थी, अब वो प्रेयर नहीं कर रही है, बल्कि क्या कर रही, उन्होंने एक ड्रम ले लिया और उसे पीट पीट के बजा रही है। यही लिखा है, फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम। डिलैपिडेटेड मतलब कि पुराना फटा चिथरा ड्रम था, उसकी स्किन्स को वो बजाए पड़ी थी। थम्पिंग मतलब कि बीट, बजाना। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्टेनिंग। अब उनके परिवार वालों को परसुएड यानी कि उन्हें कन्विंस करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, किस लिए, कि आप रुक जाइए वरना ओवरस्टेनिंग हो जाएगी, आप थक जाएंगी ज्यादा इस तरह से बजाएंगी, काम करेंगी तो। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। अब जिंदगी में पहली बार राइटर के सामने ऐसा हुआ था कि वो प्रेयर नहीं कर रही थी। अब अगली मॉर्निंग क्या होता है, नेक्स्ट सुबह वो बीमार पड़ जाती हैं। उन्हें भी लगता है कि चलो इतना मेहनत है, इस वजह से बीमार पड़े, उनके घर वालों को लगता है। डॉक्टर आता है, डॉक्टर देखता है थोड़ा सा फीवर है, वो कह देता है ये फीवर चला जाएगा, लेकिन उनकी ग्रैंड मदर कुछ और ही कहती हैं।
वो अपने परिवार से कहती हैं कि उनका अंत अब पास है, एंड वॉज नियर, वो अब खत्म होने वाली हैं और उन्होंने अपने मरने के कुछ समय पहले ही अपनी प्रेयर को छोड़ दिया है और वो उन लोग से बात करके कोई समय वेस्ट नहीं करना चाहती थी। और ये लोग मना करते हैं बट वो सब कुछ इग्नोर करती हैं और चुपचाप बेड पे लेट जाती हैं और बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। यानी कि अब इसके पहले वो लोग शक करते कि क्यों ऐसे लेट गई, क्या कुछ हुआ क्या, उसके पहले ही उन्हें दिख जाता है कि उनके लिप्स अब नहीं मूव कर रहे हैं और रोजरी यानी कि जो माला है वो भी उनके हाथ से गिर गई, लाइफलेस फिंगर्स, यानी कि वो अब डेथ मर चुकी थी। अ पीसफुल पेलोर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। अब उनके चेहरे पर बिल्कुल एक मरने के बाद जो स्टिलनेस होती है वो स्टिलनेस आ चुकी है और उन्हें मालूम पड़ गया था कि अब हमारी दादी माँ टपक गई हैं। आगे क्या हुआ फिर वही जो होता है यार, मरने के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी। उसके बाद वो लोग उन्हें उठाते हैं और उन्हें कवर करते हैं एक रेड श्राउड से, यानी कि रेड कलर के कपड़े से, और कुछ घंटे के रोने गाने के बाद आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट। अब उनके अंतिम संस्कार का अरेंजमेंट भी करना है। तो इवनिंग में क्या होता है, इवनिंग में वो उनके रूम में जाते हैं, स्ट्रेचर उठाते हैं और स्ट्रेचर पे अपनी दादी माँ को रखते हैं, उठाते हैं, टेक हर टू बी क्रीमेटेड, अंतिम संस्कार यानी कि जलाने के लिए ले जाते हैं उन्हें। अब सूरज बिल्कुल सेट था, एकदम धूप हो रही थी, गोल्डन लाइट थी और वो वहीं इसीलिए धूप की वजह से थोड़ी दूर जाते हैं और हाफ वे में रुक जाते हैं, आधे रास्ते रुक जाते हैं और पूरे वेरांडा में जहां पर वो चिड़ियों को खिलाती थी, पूरे वेरांडा से लेकर के उनके रूम तक जहां पर वो लेटी थी वहां तक क्या था, वहां तक थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, यानी कि कई सारी चिड़िया आकर बैठ चुकी थीं और इस बार वो चिड़िया शोर नहीं कर रही थी, वो चुपचाप थीं, जैसे कि वो चिड़िया भी जान चुकी हों कि बुढ़िया टपक गई। और ये सब देखकर उन्हें सॉरी फील हो रहा था बर्ड्स के लिए कि उनकी जो मदर थी, जो उन्हें फेच करती थी, यानी कि उन्हें हेल्प करती थी, खिलाती थी, वो अब नहीं रही। अब उनकी मदर जो थी, यानी कि जो हमारे राइटर की मदर थी, ये तो ग्रैंड मदर है, दादी हैं, जो मदर थी उनकी, वो कुछ ब्रेड के टुकड़े लाकर डाल देती हैं, पर वो ब्रेड के टुकड़े एक भी स्पैरो नहीं खाती है और अगले दिन वो ब्रेड्स के टुकड़े स्वीपर आके साफ कर देता है डस्टबिन में और हमारी दादी भी साफ, डस्टबिन में कूड़े भी साफ, स्टोरी भी साफ, चैप्टर भी साफ, चैप्टर खत्म हुआ ये चैप्टर। और इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडीएफ में है, देखो। और कुछ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि द ग्रैंड मदर हैड अ डिवाइन ब्यूटी, हाउ डज द ऑथर ब्रिंग इट आउट। अब ग्रैंड मदर के बारे में ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वो जो लाइन थी ना, कि वो प्रिटी नहीं थी, मतलब फिजिकली सुंदर नहीं थी, बट वो ब्यूटीफुल थी। तो कैसे थी उनके बारे में लिखना है कि वो कैसे पूरा दिन एक पूजा में ही अपने बिता देती थी। और अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि ग्रैंड मदर क्यों डिस्ट्रेस्ड थी एजुकेशन सिटी स्कूल की लेकर, सिटी स्कूल में एजुकेशन थी उससे क्यों डिस्ट्रेस थी, क्योंकि उन्हें देखा कि वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया जा रहा है जो स्क्रिप्चर्स या गॉड या फिर रिलीजन से रिलेटेड हो। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस। कैसे हम जानते हैं कि ऑथर ग्रैंड मदर रिलीजियस पर्सन थी, तो इसको इलैबोरेट करके लिखना। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिडंट ग्रैंड मदर प्रे इन द इवनिंग ऑन द डे नैरेटर केम बैक होम। अब जब नैरेटर वापस आ जाते हैं वहां से, तो उस इवनिंग ग्रैंड मदर क्यों पूजा नहीं कर रही होती हैं, तो लिखना है कि कैसे उनके बिहेवियर में चेंज आता है और वो पूजा ना करके एक ड्रम स्टिक से ड्रम बजा रही होती हैं। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, कैसे उन दोनों के रिलेशनशिप चेंज होते गए बचपन से लेकर के बड़े होते गए। और अब सारे के सारे एमसीक्यूज भी तुम्हें इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे, जाकर उन्हें सॉल्व करो, आंसर कमेंट में बताओ, नोटिफिकेशन वाली घंटी छेड़ दो कि कुछ भी तुमसे मिस ना हो, वीडियो सब में फैला दे और फिर जाना जा पढ़ ले।